Hello student, my name is Manish Dubey. This is the lecture of energy conservation from RBS Polytechnic बीजपुरी आगरा। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे कंप्रेसर की, आज भी हम कंप्रेसर की बात करेंगे। कल हमने बात किया, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि जो कंप्रेसर होता है कितने टाइप का होता है, कंप्रेसर में कैसे कंप्रेस्ड एयर हम प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह से कंप्रेसर वर्क करता है और कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं हम कंप्रेसर की, ये सब हम लोग बात कर चुके थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें रेसिप्रोकेटिक कंप्रेसर की बात किए थे कि रेसिप्रोकेटिक कंप्रेसर किस तरह से वर्क करता है। आज हम बात करेंगे इसी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर का एक और टाइप कंप्रेसर, रोटरी कंप्रेसर। देखिए रोटरी कंप्रेसर में क्या होता है कि रोटरी कंप्रेसर में जैसे नाम से ही लगा रोटेशन, यहाँ पे रोटेशन होगा। रोटेशन में कोई होगा जो रोटेट करेगा। जैसे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में अभी मैंने देखा था, वहाँ पे रेसिप्रोकेट करता था पिस्टन रेसिप्रोकेट करेगा। यहाँ पे पिस्टन नहीं, यहाँ पे रोटर रोटेट करेगा। उसी रोटेशन के द्वारा एयर क्या होगा, कंप्रेस्ड होगा। समझ में आ गया। तो इस प्रकार के कंप्रेसर में सतत स्पंदन युक्त निर्वहन वायु प्रदान की जाती है। मीन्स कॉन्टिन्यूअस आपका क्या होगा, कंप्रेस्ड एयर मिलेगा इसमें। यह कंप्रेसर एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर होता है, मैंने अभी बताया है। यह कंप्रेसर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर होता है। ये कंप्रेसर सीधे प्राइम मूवर से कपल होते हैं। प्राइम मूवर मीन्स जो कंप्रेसर को चलाता है। जैसे मैं पिछले लेक्चर में बात किया था रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में भी, या कंप्रेसर में ही बात किया था मैंने। कंप्रेसर में मैंने बताया था कंप्रेसर को चलाने के लिए प्राइम मूवर की आवश्यकता होती है, जो उसे चलाता है। मोटर की तरह एक तरह से प्राइम मूवर में आईसी इंजन हो सकते हैं, या मोटर में इलेक्ट्रिक मूवर हो सकता है। ये सब आपके प्राइम मूवर में ही आते हैं। और स्टार्टिंग के समय कम बल आघूर्ण की आवश्यकता होती है। ठीक है, रोटरी कंप्रेसर में शुरू में क्या होगा, कम बल आघूर्ण की आवश्यकता होती है। थोड़ा सा भी कपल लगाओगे वो चलना स्टार्ट कर देगा। ये उच्च गति से कार्य करते हैं। आप लोग देखे होंगे रोटरी जो रोटेशन होता है वो बहुत तेज़ी से होता है। रोटेशन गति बहुत तेज़ी से होती है। तो ये जो रोटरी कंप्रेसर होता है बहुत तेज़ी से काम करते हैं। और आगे देखते हैं, इनकी स्थापना में कम वाइब्रेशन एवं कम संख्या में उपयोगी पार्ट सम्मिलित होते हैं। हाँ, रोटरी कंप्रेसर में होता है जो, इसमें क्या होता है, इसमें वाइब्रेशन कम होता है। किसकी अपेक्षा कम होता है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की अपेक्षा कम होता है। और इसमें जो पार्ट्स होते हैं इसमें कम होते हैं, उपयोगी पार्ट। जैसे आप लोग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में पार्ट्स बताया था मैंने कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में पार्ट तुम्हारे पिस्टन हो गया, फिर क्रैंक शाफ्ट हो गया, फिर सिलेंडर हो गया, स्टोरेज टैंक, ये सब कितने पार्ट्स होंगे। इसमें ज़्यादा पार्ट्स की ज़रूरत नहीं होती है रोटरी कंप्रेसर में, जिसके कारण ये सस्ते, सरल एवं अन्य पंपों की तुलना में हल्के होते हैं। समझ में आए। अब बात करेंगे हम लोग डायनेमिक कंप्रेसर की। जैसे मैंने अभी बताया था पिछले लेक्चर में कि कंप्रेसर के कितने कितने टाइप होते हैं। दो टाइप के मैंने मेन दो टाइप होते हैं। पहला बताया था पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर में रोटरी कंप्रेसर बताया था मैंने, और रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। रोटरी कंप्रेसर के भी कई टाइप होते हैं, जैसे स्क्रॉल, वेन, लिक्विड रिंग, ट्विन स्क्रू, रूट्स ब्लोअर। ये सभी रोटरी कंप्रेसर के टाइप हैं। और डायनेमिक कंप्रेसर के कौन से टाइप होते हैं, रेडिएट और सेंट्रीफ्यूगल और एक्सियल कंप्रेसर तुम्हारे डायनेमिक कंप्रेसर के टाइप होते हैं। समझ में आ गया। तो रोटरी कंप्रेसर हमने डिस्कस कर लिया था, और रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब बात करेंगे हम लोग डायनेमिक कंप्रेसर की। डायनेमिक कंप्रेसर में कौन कौन सा कंप्रेसर, सेंट्रीफ्यूगल और एक्सियल। देखिए इन सब के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, हमें बस थोड़ी थोड़ी जानकारी ले ली है। फिर हमें देखना है कि किस तरह से कंप्रेसर में एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, एनर्जी को हम कंजर्व कर सकते हैं। जैसे देखिए आज बात करेंगे डायनेमिक कंप्रेसर की। तो देखिए डायनेमिक कंप्रेसर नाम से लग रहा है डायनेमिक स्टेज में रहेगा, मोशन करता रहेगा। जैसे यह गतिशील कंप्रेसर के रूप में सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है। ये एक तरह सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होता है, और इसका कार्य सिद्धांत भी सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के सिद्धांत पे काम करता है। देखिए सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में जो एयर के मॉलिक्यूल जो फ्लो करेंगे वो सेंट्रीफ्यूगल एक्शन के द्वारा फ्लो करेंगे। जैसे देखिए डायग्राम से मैं और क्लियर करता हूँ। जैसे ये डायग्राम है आपका, देखिए ये डायनेमिक कंप्रेसर है, इसमें सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर की, जैसे मैंने अभी पिछले लेक्चर में बताया था सेंट्रीफ्यूगल पंप बताया था मैंने, सेंट्रीफ्यूगल पंप एकदम उसी तरह से ये भी सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होता है या डायनेमिक कंप्रेसर होता है। डायनेमिक कंप्रेसर में ही सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर पार्ट होता है।
सेंट्रीफ्यूगल पंप मैंने बताया था, ये एकदम सेम टू सेम उसी तरह है। जैसे उसमें क्या होता है, इम्पेलर होता है और डिफ्यूजर, यहाँ पे डिफ्यूजर भी होता है। देखिए पंप में भी डिफ्यूजर हो सकता है, कई पंप ऐसे होते हैं जिसमें डिफ्यूजर लगा होता है, लेकिन ज़्यादातर जो पंप हम यूज करते हैं डिफ्यूजर सबसे ज़्यादा डिफ्यूजर नहीं लगा होता है। कुछ पंप ऐसे होते हैं जिसमें डिफ्यूजर लगा होता है, लेकिन यहाँ पे जो कंप्रेसर होगा इसमें डिफ्यूजर लगा रहेगा। डिफ्यूजर मीन्स एयर को डिफ्यूज करेगा, चारों तरफ फैला देगा एयर को। जैसे जैसे देखो इसमें क्या है, यहाँ पे ये इम्पेलर है, ये इम्पेलर देखिए नाम लगा इम्पेलर, यही रोटेट करता है एक तरह, यहीं पर क्या होता है, ये कनेक्ट होता है, यहीं से एयर जाती है, समझे, अभी बता रहा हूँ कैसे एयर जाती है। ये पहले इसके पार्ट देखो, ये इम्पेलर होता है, ये डिफ्यूजर होता है। डिफ्यूजर का क्या होता है अभी बता रहा हूँ। ये ऊपर केसिंग होती है, केसिंग में बाहरी पार्ट जो इसको सुरक्षा प्रदान करता है और क्या एक शेप देता है केसिंग। देखो ये, अब देखो ये काम कैसे करता है, ये देखो जो इम्पेलर है ना यही रोटेट करता है और एयर कहाँ से जाती है, देखो यहाँ से बीच से एयर क्या होता है, एयर के मॉलिक्यूल्स इसमें जाएंगे। जब एयर के मॉलिक्यूल्स इसमें जाएंगे तो क्या होगा, एयर के मॉलिक्यूल जब इसमें जाएंगे तो सेंट्रीफ्यूगल या ये इम्पेलर क्या होगा, ये रोटेट करेगा मीन्स ये इम्पेलर घूमेगा बहुत तेज़ी से। इस इम्पेलर को कौन चलाएगा, प्राइम मूवर चलाएगा। इम्पेलर को मोटर के द्वारा हम चलाएंगे, मोटर क्या करेगा, इम्पेलर को घुमाएगा बहुत तेज़ी से। जब इम्पेलर बहुत तेज़ी से घुमाएगा तो क्या होगा, यहाँ से एयर जा रही तो एयर पे क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। तो एयर देखो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, देख रहे हैं। तो एयर बहुत तेज़ी से यहाँ से बाहर आएगा, फिर ये क्या करेगा, डिफ्यूजर के द्वारा इसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, यहाँ पे केसिंग में, समझ रहे हो, डिफ्यूजर के द्वारा एयर को। तो और डिफ्यूजर की सहायता से हम एयर को आउटलेट पर ले लेते हैं। ये एक सिंपल सा एक डायग्राम है, बस इसके बारे में ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है हमें, हम बस ये इसका कार्य विधि बता रहे हैं कि किस तरह से ये काम करता है एयर कंप्रेसर, समझ गए। अब आते हैं जैसे अभी मैंने बताया है एयर जो अभी मैं बात कर रहा हूँ डायनेमिक कंप्रेसर में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप जानते हो, जब कोई बॉडी रोटेट करती है तो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। ये बात मैं पिछले सेंट्रीफ्यूगल पंप में भी बताया था। अब आते हैं, देखते हैं अवॉइडिंग एयर लीक्स एंड एनर्जी वेस्टेज। जो हम कंप्रेसर यूज कर रहे हैं उसमें हम क्या करेंगे, एयर लीक्स और एनर्जी वेस्टेज को अवॉइड करेंगे। एयर लीक्स और एनर्जी वेस्टेज को मीन्स अगर कंप्रेसर यूज हो रहा है तो कहीं से एयर लीक हो सकती है, लीक हो सकती है, और लीक हो सकती है तो क्या होगा, हमें जितना एफिशिएंसी मिलनी चाहिए कंप्रेसर की उतनी एफिशिएंसी मिल नहीं पाएगी, एयर की कंप्रेसर की दक्षता नहीं मिल पाएगी। मीन्स आपकी जो कंप्रेस्ड एयर मिलेगा वो उसमें क्वालिटी में डिफरेंस आ जाएगा, या आपकी क्या होगी, फ्यूल ज़्यादा कंजम्पशन होगा। तो उसके एयर लीक से जो एयर को लीक होगा और एनर्जी जो वेस्टेज होगा उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। देखिए ऊर्जा को बचाने के लिए आप लोग पढ़ ही रहे हो, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी को हमें कंजर्व कर रहा है, ऊर्जा को बचाना है हमें। ऊर्जा को बचाने के लिए वायु को लीक होने से रोकना ही प्राथमिक उपचार है। वायु इसमें लीक हो सकती है ना, कंप्रेसर है, कंप्रेसर में क्या होता है, वायु एयर जाती है और कौन सा एयर, कंप्रेस्ड एयर मिलती है, अधिक दबाव पे एयर मिलती है। अक्सर हवा रिसीवर, रिलीफ वाल्व, शट ऑफ वाल्व, पाइप और नली के जोड़ों उपकरण पर लीक होता है। सही बात है। जैसे अभी देखो ध्यान से देखना, ये जो मैं बात कर रहा था पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर में, बात कर रहा था मैं, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की बात कर रहा था मैं। तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में देखो ये क्या है, इनलेट वाल्व है, ये इनलेट है, ये आउटलेट है। तो यहाँ जो इनलेट से आएगा और आउटलेट, एक बात बताओ, जब यहाँ पे कंप्रेस होगा तो ज़रूर थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं एयर लीक होगा ना, तो यहाँ से एयर लीक हो सकता है, समझ में आया। और कहाँ से एयर लीक हो सकता है, मान लो पाइप यूज कर रहे हो, पाइप की सहायता से एयर में भेज रहे हो, तो वहाँ से भी एयर लीक हो सकता है, समझ में आ गया। इसलिए क्या करना चाहिए, इसलिए जो भी आपके उपकरण हो, जो भी रिसीवर लगा रहे हो या रिलीफ वाल्व लगा रहे हो या शट ऑफ वाल्व लगा रहे हो कंप्रेसर में,
उसको जांच करनी चाहिए, समय समय पर जांच करनी चाहिए कि कहीं एयर लीक तो नहीं हो रहा है, या एयर लीक हो रहा है तो उसको इंसुलेट करो, बाहर से इंसुलेट कर दोगे तो क्या होगा, एयर लीक नहीं होगा। ज़्यादातर मामलों में रख रखाव की उचित व्यवस्था करना होना तथा कभी कभी अनुचित साइज के उपकरणों का प्रयोग हो सकता है। ज़्यादातर मामलों में अगर कंप्रेसर को तुम क्या करोगे, अगर कंप्रेसर को तुम रख रखाव सही से नहीं करोगे तो क्या होगा, उसमें लीकेज कर सकता है, धीरे धीरे मटेरियल कोरोड हो जाएगा। मेटल का बना रहेगा तो कोरोजन के कारण क्या होगा, धीरे धीरे टूटेगा, टूट के कारण लीक होगा गैस। इसलिए रख रखाव समय समय पे करना चाहिए। समझ में आया? तो ये होता है आपका अवॉइडिंग एयर लीक्स एंड एनर्जी वेस्टेज। अब आते हैं, देखते हैं टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग इन कंप्रेसर। एक कंप्रेसर में कैसे एनर्जी को सेव कर सकते हैं। एनर्जी को सेव मतलब जो कंप्रेसर हम चला रहे हैं वो कैसे हमारा कम एनर्जी ले और हमें इफ़ेक्टिव तरीके से वर्क दे। इफ़ेक्टिव तरीके से वर्क दे मतलब क्या, इफ़ेक्टिव तरीके से हमारा कंप्रेस्ड एयर दे। देखिए कौन कौन से टिप्स होते हैं। पहला, कंप्रेसर के इनटेक सिस्टम द्वारा ठंडी वायु खींचकर कंप्रेसर को गर्मी और नम होने से बचाना चाहिए। देखिए अगर कंप्रेसर चलेगा तो एक बात बताओ, चलेगा, उसमें मोटर घूम रहा है कंप्रेसर, तो क्या होगा, कंप्रेसर का मोटर गर्म हो जाएगा, हीट रिलीज होगी, हीट रिलीज होगा, फ्रिक्शन के कारण हीट भी रिलीज होगा, फ्रिक्शन होगा। तो इसको बचने के लिए क्या करोगे, एयर कूलिंग करते हो या वाटर कूलिंग करते हो। एयर कूलर के द्वारा क्या करते हो, कंप्रेसर को तुम ठंडा रख सकते हो, जिससे हमारा जो हानियाँ होंगी वो बच जाएंगी। नहीं तो क्या हो सकता है, अगर ज़्यादा हीट रिलीज होगा तो जो कंप्रेसर का जो मेटल है वो पिघल सकता है। अब आगे देखो, एयर इनलेट टेम्परेचर में 4 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि से बिजली खपत 1% की बढ़। जैसे एयर इनलेट टेम्परेचर में 4 डिग्री सेंटीग्रेड बिजली खपत 1% की बढ़ोतरी होगी। जैसे जो भी एयर इनलेट टेम्परेचर होगा, अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड उसमें वृद्धि हो जाएगी तो 1% बिजली की खपत बढ़ जाएगी। इसलिए जो हमारा एयर इनलेट टेम्परेचर, जो हम एयर ले रहे हैं वो थोड़ी ठंडी एयर लें, ज़्यादा गर्म मत लें, समझ गए, ज़्यादा गर्म वायु मत लें। कंप्रेसर में गर्म वायु से क्या होगा, इससे क्या होगा, तुम्हारा बिजली का खपत या इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन ज़्यादा होगा, बढ़ता जाएगा। समझ में आ गया? अगला क्या है, सभी वायवीय उपकरण की अच्छी तरह से स्थापित किए जाने चाहिए। जो भी आपके वायवीय उपकरण हैं इसमें कंप्रेसर में लगे हुए हैं, उनको अच्छी तरह से इंस्टॉलेशन करना चाहिए, कहीं कुछ खराबी नहीं रहनी चाहिए, लीकेज नहीं होनी चाहिए, ये सब कंप्रेसर में होने चाहिए। और क्या, जैसे और मैं बता रहा हूँ, कम लोड पे कंप्रेसर के संचालन से बचे। कम लोड पे कंप्रेसर को संचालित नहीं करना चाहिए, चलाना नहीं चाहिए। यदि एयर डिमांड कंप्रेसर की क्षमता 50% कम हो तो बेल्ट द्वारा संचालित कंप्रेसर के स्थान पर छोटे कंप्रेसर के बदलाव पर विचार करें। जैसे कम लोड हो, कम लोड मीन्स अगर मान लो हमें ज़्यादा प्रेशर पे एयर नहीं लाना, जैसे मान लो हमें क्या चाहिए, 10 बार का 10 बार है, हम चाहते 20 बार का हमें ये कंप्रेस्ड एयर मिले, तो हम बहुत बड़ा कंप्रेसर यूज नहीं करेंगे। बहुत बड़ा कंप्रेसर यूज करोगे तो फालतू का तुम्हारा क्या होगा, लॉस होगा, तुम्हें ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। इसलिए तुम क्या करो, उस कंप्रेसर को चलाने के लिए क्या करो, बेल्ट द्वारा चलाओ। जैसे बेल्ट और पुली अरेंजमेंट आप लोग देखिए, उस कंप्रेसर को बेल्ट कंप्रेसर में बेल्ट द्वारा उसे चलाओ। उससे क्या होगा कि जो तुम्हारा 50% तुम्हारा क्या होगा, एयर 50% तुम्हारा क्या होगा, बिजली का बचत होगा। अब 50% तुम्हारा एयर डिमांड कंप्रेसर की क्षमता भी मीन्स कंप्रेसर की क्षमता भी घट जाएगी। क्यों क्षमता, आखिर में तुम्हें ज़्यादा तो प्रेशर पे चाहिए नहीं, ज़्यादा प्रेशर पे चाहिए नहीं, तो तुम क्या करोगे इतना हैवी कंप्रेसर लगा के, एनर्जी कंजप्शन होना चाहिए। ये होता है आपका टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग इन कंप्रेसर। अब एक और पॉइंट देख लो, कौन कौन से टिप्स होते हैं। जैसे कंप्रेसर को लोड पॉइंट के समीप स्थापित करना चाहिए, मतलब ज़्यादा, जैसे मान लो यहाँ से ये कंप्रेसर है तुम्हारा। एक बात बताओ, अगर दूर लोड लोगे मतलब वैसे मान लो यहाँ से कंप्रेस्ड एयर आ रही है, अगर इस कंप्रेस्ड एयर को तुम यहीं पे ले लो मतलब क्या, यहीं पे
यहीं पे अगर तुम्हें कंप्रेस्ड एयर चाहिए इसी स्थान पे, तो क्या होगा, ज़्यादा दूर पाइप नहीं लगाना पड़ेगा, तो जो तुम्हें कंप्रेस्ड एयर मिलेगा अच्छे उसी कंप्रेस्ड एयर मिलेगा। लेकिन अगर तुम क्या करो, अगर तुम्हें कुछ दूर पे चाहिए, जो तुम मान लो कंप्रेसर यहाँ पे लगा है, अगर तुम्हें पाइपलाइन के द्वारा यहाँ पे कंप्रेस्ड एयर से दूर चाहिए कंप्रेस्ड एयर, तो क्या होगा, इन ये पाइप के लाइन के द्वारा जो फ्लो होगा कंप्रेसर के द्वारा एयर का, वो एयर को कंप्रेसर थोड़ा थोड़ा रिड्यूस होता जाएगा जितना ही आगे, जितना ही पाइप लाइन की लंबाई होगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सोचो कि जो कंप्रेसर का यूज वहीं नज़दीक करो, लोड पॉइंट के नज़दीक, मतलब कि जहाँ पे तुम्हें कंप्रेस्ड एयर चाहिए वही यूज करो, पाइपलाइन मत बढ़ाओ। ये होता है आपका टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग इन कंप्रेसर। अब आगे देखते हैं वेंटिलेशन, संवातन। अच्छा, वेंटिलेशन आप लोग जानते हो ना, जैसे वेंटिलेशन में होता क्या है, खराब वायु को बाहर निकालना और शुद्ध वायु को अंदर रखना, शुद्ध वायु को लेना। जैसे नहीं कहते हो कि इसका वेंटिलेशन सही नहीं है, वेंटिलेशन सही नहीं होने का मतलब ये है कि इसमें हवा का आना जाना सही नहीं है। हवा का आना जाना मतलब क्या, जो भी अगर मान लो किसी भी रूम में बैठे हो, अगर वेंटिलेशन सही नहीं होगा तो जो वहाँ की एयर है, एयर हम लोग जानते हैं हमारे चारों तरफ एयर, तो वहाँ की जो एयर है वो बाहर नहीं जा पाएगी और एटमॉस्फेयर से हमारा फ्रेश एयर नहीं मिल पाएगा। इसलिए वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए हमारा। देखो वेंटिलेशन में क्या होता है, इस प्रक्रिया में प्राकृतिक या यांत्रिक विधि से वायु को प्राप्त किया जाता है तथा छोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया में हवा को शुद्ध करके भवन के अंदर लाया जाता है तथा भवन की वायु गर्म एवं अशुद्ध हवा को बाहर छोड़ा जाता है। मैंने अभी बताया है कि वेंटिलेशन में करते क्या है, किसी रूम की एयर को जो वहाँ पे एयर है, अशुद्ध वायु है या गर्म वायु है, या जो हम चाहते हैं अच्छी ठंडी वायु, या जैसे मान लो गर्मी के दिनों में गर्म वायु रहेगा, ठंडी के दिनों में ठंडी वायु रहेगा। अगर इस समय जैसे आपका क्या है, अभी इस समय क्या चल रहा है, गर्मी चल रहा है, तो हम क्या चाहते हैं कि हमारी जो रूम की एयर है वो ठंडी रहे, तो क्या होगा, वेंटिलेशन सही होना चाहिए। वेंटिलेशन मीन्स हवा का आदान प्रदान सही होना चाहिए। तो इसको वेंटिलेशन को करने के लिए हम या तो प्राकृतिक विधि से कर सकते हैं या यांत्रिक विधि से हम कुछ उपकरण लगा के क्या कर सकते हैं, अशुद्ध वायु को शुद्ध कर सकते हैं। समझ में आएगा? ये होता है वेंटिलेशन में। तो वेंटिलेशन कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है वेंटिलेशन। ये क्या है आपका टाइप ऑफ वेंटिलेशन। ये है आपका है टाइप ऑफ वेंटिलेशन। वेंटिलेशन जो होता है 2 प्रकार का होता है। पहला मैकेनिकल या फोर्स वेंटिलेशन, दूसरा होता है नेचुरल वेंटिलेशन। देखिए मैकेनिकल या फोर्स वेंटिलेशन क्या होता है, इसे नाम से ही लग रहा है, इसमें मैकेनिकल यांत्रिकी या फोर्स वाइब्रेशन। इसमें वेंटिलेशन यहाँ पे क्या करते हैं, हवा को कंप्रेस करके भेजते हैं। कंप्रेस मतलब बहुत फोर्स लगा के भेजते हैं। जैसे जो इस सिस्टम के द्वारा होता है मैकेनिकल वेंटिलेशन में, इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो भी कमरे की हवा है उसकी क्वालिटी में गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी यांत्रिक मशीन द्वारा हम उस कमरे की या भवन की या बिल्डिंग की अंदर की अशुद्ध इम्प्योर एयर को निकालते हैं, जिससे क्या होता है, जो भी हमारा भवन या बिल्डिंग के अंदर तापमान नियंत्रण रहता है। समझ गए? इससे इसमें ऊर्जा की खपत भी अधिक होती है। क्योंकि हम फोर्स वेंटिलेशन में क्या करते हैं, जैसे एक तो होता है नेचुरल वेंटिलेशन अभी बता रहे हैं, लेकिन अभी पहले हम इसमें फोर्स वेंटिलेशन की बात करें। फोर्स वेंटिलेशन मीन्स क्या, हम इसमें किसी मशीन द्वारा क्या करते हैं, किसी मशीन द्वारा एयर को बाहर निकालते, अशुद्ध हवा को अपने बिल्डिंग से बाहर निकालते हैं और शुद्ध हवा को एटमॉस्फेयर से लेके क्या करते हैं, अपने बिल्डिंग में या रूम में भेजते हैं। समझ में आ गया?
और इसमें खर्चा भी अधिक होता है। क्यों? क्योंकि जो भी उपकरण लगाओगे, मान लो एसी लगा रहे हो या कूलर लगा रहे हो, उसको चलाने के लिए बिजली चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो खपत होगा ही होगा। समझ में आ गया? इसमें बिजली की खपत। अब आते हैं नेचुरल वेंटिलेशन। जैसा कि नाम से ही लग रहा है नेचुरली वेंटिलेशन। नेचुरल वेंटिलेशन मतलब क्या? हम कोई भी हम अपना यांत्रिकी सामान नहीं लगाएंगे। मीन्स हम यहाँ पे कोई भी मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट या चीज़ें नहीं लगाएंगे, जैसे एसी कूलर ये सब नहीं लगाएंगे। ये नेचुरली होगा। नेचुरली कैसे होगा? इसमें क्या होगा, जैसे आप क्या करोगे, जैसे आप लोग खुद सोचो, अगर मान लो किसी रूम में बैठे हो, अगर उसके खिड़की दरवाज़ा को बंद कर दोगे तो क्या होगा? गर्मी लगने लगेगी, आपका वेंटिलेशन नहीं सही हो पाएगा। इसलिए क्या करते हो, वेंटिलेशन को बनाने के लिए खिड़की घरों में जो भी मकान बनाते हो उसमें खिड़की दरवाजे अधिक लगाते हो। खिड़की दरवाजे लगने से क्या होता है, उसे तुम खोल दो, जिससे क्या होगा, जो भी अशुद्ध वायु रहेगा, अशुद्ध वायु या गर्म वायु बाहर निकल जाती है। अब एटमॉस्फेयर से हमारी ठंडी वायु, जैसे मान लो इस समय गर्मी है तो ठंडी वायु और शुद्ध वायु हमारे रूम में चली जाती है। क्यों? क्योंकि जो अशुद्ध वायु होता है या गर्म वायु, वो उसका वजन में हल्का होता है, और वजन में हल्का होता है तो वो क्या करते हैं, वो जैसे मान लो ये पृथ्वी है, अशुद्ध वायु जो या गर्म वायु जो होता है वो हल्का होता है। हल्का होता है मतलब अगर थोड़ा सा भी जगह पाएंगे तो वो एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ चले जाते हैं। और जो शुद्ध वायु होता है, जो ठंडी वायु होती है, उनका वो वजनदार वायु होती है, उनका वजन होता है थोड़ा। तो वो क्या होता है, वो पृथ्वी की तरफ एक बात बताओ, पृथ्वी में गुरुत्वीय त्वरण है ही, तो पृथ्वी की तरफ वो बढ़ते रहते हैं। तो वो शुद्ध वायु या ठंडी वायु, तो ठंडी वायु इसलिए उस जगह पे आ जाती है, और जो आपका गर्म वायु है वो जल्दी से निकल जाती है खिड़की या दरवाजे के द्वारा और एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ चली जाती है। ये होता है आपका नेचुरल वेंटिलेशन। अब आगे देखते हैं एनर्जी कंजर्वेशन इन HVAC सिस्टम। देखिए HVAC क्या होता है, हीटिंग वाइब्रेशन एंड एयर कंडीशनिंग। जैसे आप लोग एसी का यूज करते हो, एसी का फ्रिज का यूज करते हो ना, तो उसमें क्या करते हो, उसमें भी एयर को ठंडा करते हो, एयर को ठंडा करते हो। तो वहाँ पे भी हीटिंग या कूलिंग वहाँ पे क्या होता है कि जो भी मशीन चलाते हो, जैसे एसी चलाते हो या कूलर चलाते हो, वो भी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, मीन्स पावर कंजम्पशन करता है, मीन्स एनर्जी कंजर्व करता है, कंज्यूम करता है। तो हमें क्या करना है, एनर्जी को कंजर्व करना है वहाँ पर भी। तो देखिए कैसे करते हैं एनर्जी को। देखिए जो भी एयर कंडीशनिंग होती है या हीटिंग वाइब्रेशन होता है, उसमें 3 सिद्धांत पर आधारित होते हैं। कौन कौन से? थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स और हीट ट्रांसफर। देखो थर्मोडायनेमिक्स बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्योंकि वहाँ पे फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ लगेगा, हीटिंग का फिनोमिना होगा। जैसे आप लोग पढ़े होंगे रेफ्रिजरेटर और हीट पंप, आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर आधारित होता है। तो वहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट आया कि नहीं आया? थर्मोडायनेमिक्स का। अब फ्लूइड मैकेनिक्स का भी कॉन्सेप्ट आता है। क्यों? क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स एयर है, एयर का क्या, एयर एक फ्लूइड है, तो फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, तो जहाँ पे फ्लूइड का फ्लो होता है मतलब हवा बहती है, वहाँ पर फ्लूइड मैकेनिक्स हम पढ़ते हैं। जैसे आप लोग पढ़ रहे होंगे इस सेमेस्टर में पढ़ रहे होंगे हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक, उसी में आप फ्लूइड के बारे में पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स का भी कॉन्सेप्ट लगता है। और हीट ट्रांसफर, जैसे आप लोग थर्मल में पढ़े होंगे, हीट ट्रांसफर, हीट कंडक्शन, कन्वेक्शन, चालन, संवहन, विकिरण, ये सब पढ़े होंगे। हीट ट्रांसफ़र किस तरह से होता है किसी भी मेटल्स में, या किस तरह से 1 डायमेंशनल में हीट कैसे ट्रांसफ़र होता है, सेकंड 3D में कैसे होता है, रेडिएशन कैसे होता है, कन्वेक्शन कैसे होता है, ये सब आप लोग पढ़े हुए। तो ये जो तीनों जो कम्बिनेशन होता है, यही तीनों कम्बिनेशन का यूज HVAC सिस्टम में करते हैं। HVAC सिस्टम में हीटिंग वाइब्रेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम में। समझ में आ गया? एसी में चाहे कूलर, एसी में आपका कूलर में भी कॉन्सेप्ट यही लगता है, फ्रिज में भी यही कॉन्सेप्ट लगता है, हीट पंप में भी यही कॉन्सेप्ट लगता है। समझे? तीनों का ज़रूरत पड़ती है हमें, और ये तीनों परस्पर जुड़े भी रहते हैं। क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड, तभी तो आप इंजीनियरिंग पढ़ते हो, सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो।
जैसे प्रकृति के नियम के अनुसार दिया है, पहले लिखा प्रकृति के नियम के अनुसार होने वाले परिवर्तन जैसे गर्मी सर्दी इत्यादि के कारण तीनों का अपना महत्वपूर्ण योगदान है। सही बात है, जो भी प्रकृति का नियम है, प्रकृति का नियम क्या है, जैसे आप लोग जानते हो इस समय गर्मी आनी है, इस समय सर्दी आनी है, इस समय बारिश का मौसम आना है, एक प्रकृति का नियम है ना। तो अगर मान लो गर्मी का मौसम है तो हमें क्या चाहिए, हमें कूलर कि हमें क्या चाहिए, हमें जो हमारा रूम है या बिल्डिंग है या भवन जो भी हम बनाए हैं, हमें वहाँ का टेम्परेचर लो चाहिए, मीन ठंडा चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एसी यूज करते हैं। समझ में आ गया। तो एसी यूज करोगे तो वहाँ पे एसी में क्या होगा, थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट लगा रहेगा, हीट ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट लगा रहेगा, फ्लूइड मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट लगा रहेगा। यार अगर मान लो हमें पानी ठंडा करना है तो क्या करोगे, ये फ्रिज का यूज करोगे, रेफ्रिजरेटर का यूज करते हो तो उसमें भी यही लगा रहता है। तो इसलिए गर्मी सर्दी होए और मान लो सर्दी का मौसम हो तो हीट पंप का यूज करते हो। हमें अपना जो बिल्डिंग है या रूम है उसमें हीट देना है, गर्म रखना है, तो हीट पंप का यूज करते हो। और हीट पंप में भी तुम्हारा कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है, थर्मोडायनेमिक्स का, फ्लूइड मैकेनिक्स का और हीट ट्रांसफर का। ठीक है। रेफ्रिजरेशन और एसी का, रेफ्रिजरेटर और एसी का मुख्य कार्य ताप को एक स्थान से और दूसरे स्थान तक ले जाना। सही बात है। जैसे रेफ्रिजरेटर और एसी क्या करता है, एसी क्या करता है, हमारे रूम का जो भी टेम्परेचर है या एयर है उसको उसके टेम्परेचर को कम करता है मतलब हवा को बाहर फेंकता है बाहर, और ठंडी और क्या करता है, उसमें मशीनें लगी होती है, उसमें साइकिल्स होते हैं, उसमें रेफ्रिजरेटर का, उसमें क्या होता है, जो भी रेफ्रिजरेंट, मान लो रेफ्रिजरेटर है तो रेफ्रिजरेंट का यूज करोगे तो वो क्या करता है, ठंडा करता है हमारे रूम को। समझ में आ गया। तो ये होता है आपका हीटिंग बाय HVAC सिस्टम। अब देखते हैं एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो ऑफ एयर कंडीशनिंग। देखिए ये क्यों आया एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो, क्यों आया एयर कंडीशनिंग में, या एयर कंडीशनिंग का पढ़ो या तुम रेफ्रिजरेटर का पढ़ो, दोनों के लिए बात कर ले रहे हैं। देखिए एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो इसको कहते हैं, एक और नाम आप लोग पढ़े होगे, अभी ये पढ़ रहे होगे, क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेटर में पढ़ रहे होगे COP, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को ही एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो भी कहते हैं, EER, एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो भी कहते हैं। दोनों एक ही नाम है, लेकिन यहाँ पे हम एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो। देखिए ये एनर्जी, जैसे आप लोग पढ़ ही रहे हो एनर्जी कंजर्वेशन मीन्स हम एनर्जी को कम से कम यूज करें, और जो भी AC हो, कूलर हो, फ्रिज हो, जो भी हम यूज कर रहे हैं उनका एफिशिएंसी बढ़ाना। जैसे देखो एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो क्या होता है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन इनपुट पावर। जैसे अगर COP भी आप लोग पढ़े होंगे, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन, या रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, डिजायर्ड इफेक्ट मीन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। अगर मान लो रेफ्रिजरेटर यूज कर रहे हो तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, हीट पंप यूज कर रहे हो तो हीट पंप इफेक्ट, रेफ्रिजरेशन डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। क्यों ये देख रहे हैं, देखो हम क्या चाहते हैं, हम जो चाहते हैं डिजायर्ड रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा अच्छा हो, अधिक अच्छा हो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, और इनपुट पावर हमें कम देना पड़े। समझ, इनपुट पावर में क्या देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा ही तो हम रेफ्रिजरेटर को चलाते हैं या AC को चलाते हैं, तो इनपुट पावर के रूप में वो दे देंगे, और जो आउटपुट के रूप में मिलता है, जैसे कोई भी एफिशिएंसी निकालते हो तो आउटपुट अपन इनपुट होता है, और आउटपुट क्या मिलता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। अगर मान लो रेफ्रिजरेटर यूज कर रहे हो तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलेगा, अगर AC यूज कर रहे हो तो कूलिंग इफेक्ट मिलेगा, अगर आप लोग हीट पंप यूज कर रहे हो तो कौन सा इफेक्ट मिलेगा, वहाँ पे आप लोग को जो मिलेगा हीट पंप इफेक्ट जब मिलेगा तो क्या होगा, इसका मतलब हमें जो डिजायर्ड इफेक्ट मिलेगा वो एयर को गर्म करेगा। जैसे यहाँ पे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलेगा तो वो जो हम रेफ्रिजरेटर यूज कर रहे हैं कितना अच्छा ठंडा कर रहा है। एक्चुअली रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का मतलब ये होता है कि कितना अच्छा से हमारा रेफ्रिजरेशन कर रहा है वो रेफ्रिजरेटर, मीन्स जो हम फ्रिज यूज कर रहे हैं वो कितना अच्छा से रेफ्रिजरेशन कर रहा है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट दे रहा है, मतलब कितना अच्छा से ठंडा कर रहा है। और इनपुट पावर हम चाहते कम से कम देना, जितना ही एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो अच्छा रहेगा, अधिक रहेगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी अच्छा रहेगा। समझ में आया, ये होता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे रेफ्रिजरेटर में, ये आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, यहाँ से वर्क इनपुट लेता है और एटमॉस्फेयर में भेज देता है। यहाँ पे वर्क इनपुट देते हैं, ये हाई टेम्परेचर होता है, ये लोअर टेम्परेचर होता है। आप लोग पढ़े रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपन वर्क इनपुट।
चलिए वो आप लोग रेफ्रिजरेशन में भी पढ़ चुके हैं। हम यहाँ पे एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो की बात कर रहे थे। एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो एक तरह से COP होता है और इसकी यूनिट कुछ नहीं होती, इकाई लेस है, यूनिट लेस है ये क्वांटिटी, यूनिट लेस। आप कभी पढ़े होगा COP 7 वाट या 8 वाट, ऐसा कुछ नहीं देखे होगे। क्यों? यूनिट लेस है। क्यों? देखो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी जो होता है वाट में होता है, इनपुट पावर भी वाट में देते हैं, वाट से वाट कट जाएगा तो कुछ तुम्हारा यूनिट बचेगा ही नहीं बचेगा। जैसे मान लो COP निकालते हो तो तुम लोग निकालोगे 7 होगा, 8 होगा, 4 होगा, 5 होगा, इस तरह से COP आया होगा। तो वही एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो होता है, वही COP होता है। समझ आ गया? अब आती एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटी इन HVAC एंड रेफ्रिजरेशन। कौन कौन सी एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटी है रेफ्रिजरेशन और तुम्हारा हीटिंग वाइब्रेशन एंड एयर कंडीशनिंग में? कैसे हम एनर्जी को सेव कर सकते हैं? देखिए जैसे पहला देखो कैसे हम एनर्जी को सेव कर सकते हैं। एनर्जी को सेव मतलब जो भी कूलर, AC, फ्रिज यूज करते हैं, अभी मैंने उसके परफॉर्मेंस को नापा है। देखो एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो जो मैंने अभी पढ़ाया है या COP पढ़ाया है, वो परफॉर्मेंस नाप रहा है। परफॉर्मेंस एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो या एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो भी इसे कहते हैं। देखो एक और नाम दिमाग में आ गया है, इसको कहते हैं एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो भी इसका नाम है। COP भी नाम है, एनर्जी एफिशिएंसी बहुत से नाम है इसके दिए गए हैं, अलग अलग कंट्री अलग अलग नाम दिए हैं कि कितना परफॉर्म करे, कितना परफॉर्म मतलब क्या, कितना ठंडा कर रहा है। जैसे हम अगर मान लो सिंपल से अगर भाषा में यूज करें तो जैसे AC लगाते हो तो कितना ठंडा किया हमारे रूम को, रेफ्रिजरेटर यूज करते तो कितना ठंडा किया हमारे जो फल फूल सब्जी को, ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है। और कितना ठंडा किया और कितना पावर लेके किया। जैसे अगर मान लो तुम 2 रोटी खा के 2 घंटे काम कर लोगे या 1 घंटे काम कर लोगे तो तुम्हारी परफॉर्मेंस है। उसी तरह से जो फ्रिज है, कूलर है, कितना बिजली खा के कितने घंटे बिजली दे तो कितना ठंडा कर दे रहा है, ये होता है उसका COP, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। समझ में आया? ये होता है उसका मीनिंग बता रहा हूँ एनर्जी COP का। देखो देखते हैं एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटी इन HVAC एंड रेफ्रिजरेशन में कौन कौन से एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटी हैं। देखो पहला तो कर देंगे कोल्ड इंसुलेशन कर देंगे। कोल्ड इंसुलेशन से कैसे एनर्जी ऊर्जा लॉस होगा, ऊर्जा लॉस कम हो जाएगा। ऊर्जा लॉस जो कम करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी इंसुलेशन होता है अधिक मोटाई का यूज कर देंगे, जिससे क्या होगा सभी ठंड लाइनों या जहाज़ों पे लाइनिंग कर दोगे, या किसी जैसे मान लो कोई जहाज़ यूज जैसे शिप यूज कर रहे हो या कहीं बिल्डिंग यूज कर रहे हो, जब मोटी लंबाई का क्या इंसुलेशन कर दोगे तो तुम्हारा क्या होगा, हीट का लॉस कम होगा। ऐसा समझ गए? इससे क्या होगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट तुम्हारा अच्छा मिलेगा या AC इफेक्ट अच्छा मिलेगा। अगला होता है बिल्डिंग लिफाफा। देखो बिल्डिंग लिफाफा कैसे एनर्जी सेविंग में आता है। देखिए बिल्डिंग लिफाफा में क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, एयर पर्दे तथा एयर कंडीशनिंग के आवश्यक भागों को सेपरेशन विधि द्वारा एयर कंडीशनिंग वॉल्यूम का अनुकूलन के अनुसार यूज करते हैं। समझ में आ गया? जो भी एयर पर्दे हुआ एयर कंडीशनिंग उसके आवश्यक भाव को अलग कर देते हैं। समझ में आ गया? ये होता है। अब आता है बिल्डिंग हीट लोड मिनिमाइजेशन। ये क्या होता है, इसमें कैसे करते हैं, एयर कंडीशनिंग लोड कम करें। जैसे बिल्डिंग हीट लोड, बिल्डिंग लिख रहा है हीट लोड मतलब क्या, जैसे मान लो आप लोग जो भी AC और फ्रिज का यूज करते हो, लोड देते यूज करोगे तो मतलब क्या, बिजली से चलेगा, लाइट इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा। तो तुम क्या करो एयर कंडीशनिंग लोड को कम करो। जैसे छत की कूलिंग, छत की पेंटिंग, ताज़ा हवा द्वारा हवा को ठंडा करें, हीट एक्सचेंजर द्वारा हवा को ठंडा कीजिए। जैसे खाली स्थानों के वातानुकूलन के लिए थर्मोसेटिंग विधि का स्थापना कर दीजिए। इससे क्या होगा तुम्हारा एयर कंडीशनिंग लोड कम होगा। अब देखिए AC प्लांट कूलिंग क्षेत्र में कैसे एनर्जी सेविंग कर सकते हैं। जैसे AC प्लांट के घटकों को समय समय पर, जैसे AC प्लांट मीन्स जहाँ पे AC बनाया जाता है या AC यूज होता है ज़्यादातर मात्रा, तो AC प्लांट
कि घटकों का समय समय पर निरीक्षण एवं रखरखाव पर ध्यान देना चाहिए। ठंडे पानी के आवश्यक प्रवाह पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बेकार वाल्व को बंद करके बाईपास प्रवाह करना चाहिए। बाईपास प्रवाह से बचना चाहिए, करना नहीं चाहिए। बाईपास मीन्स क्या, इधर उधर से जो लीकेज होता है उन सब प्रवाह को रोक देना चाहिए। समझे, ये आपका होता है एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटी इन HVAC एंड रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ये संपीड़ित वायु का, जैसे संपीड़ित वायु मतलब कंप्रेसर जैसे लगा होता है ना, मैंने बताया कंप्रेसर का कहाँ कहाँ यूज होता है। एसी में यूज, जैसे अभी जब मैं कंप्रेसर के बारे में बता रहा तो मैंने कहा था एसी में यूज करते रेफ्रिजरेटर में यूज करते कंप्रेसर को, एसी में यूज करते हैं कंप्रेसर को, आईसी इंजन में यूज करते हैं कंप्रेसर को। तो जो कंप्रेसर जो यूज हो रहा है उसमें संपीड़ित वायु का गलत उपयोग मत करो, मतलब अनवांटेड कंप्रेस्ड एयर का मत यूज करो। अनवांटेड कंप्रेसर का यूज मतलब जिससे ऊर्जा खपत बढ़ती है, क्योंकि कंप्रेसर को चलाने के लिए क्या करता है, हाई एनर्जी कंज्यूम होता है। संपीड़ित वायु के स्थान पर ब्लोअर का यूज करो, कंप्रेसर के स्थान पर ब्लोअर का यूज कर इससे क्या होगा, एनर्जी सेव होगा। संपीड़ित वायु के स्थान पर ब्लोअर उपयोग करने से ऊर्जा खपत में कमी आती है। समझ में आ गया, ये होता है। और क्या होता है, धूल रहित अंदर आने वाली वायु, क्या जितने भी आप जानते हो हमारे एटमॉस्फेयर में धुआं रहता है, वो भी जो भी धूल आ रहा है उसको क्या करो, अंदर मत आने दो, फिल्टर कर दो। जो भी एयर आ रहा है उसके साथ धूल आ रहा है उसको फिल्टर कर दो। इससे क्या होगा, जो भी तुम मोटर लगा रहे हो या जो भी तुम्हारा इक्विपमेंट है वो ख़राब हो सकता है धूल के कारण। इसलिए तुम क्या करो, एयर फिल्टर लगा। देखते हो आप, एयर फिल्टर हर जगह यूज होता है। एयर फिल्टर क्या करता है, जो भी बेकार की हवा है उसको, जो भी बेकार हवा या एयर में पॉल्यूटेंट हो उसको अलग कर देता है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले लेक्चर में हम देखेंगे अगला चैप्टर। ये चैप्टर ख़त्म हुआ।